अभी तक जिस तरीके से इस जांच को चलाया जा रहा है उससे कहीं परिलक्षित नहीं होता कि सरकार इस पूरे के पूरे प्रकरण में रेसा का रेसा साफ तरीके से लोगों के बीच में रखना चाहती है। सवाल यह है कि अपने आप को बाहर निकाल करके आप अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं पाएंगे ना। ट्रस्ट में अगर आप हैं तो ट्रस्ट के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी बनती है कि दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी बनती है। और अगर कोई ट्रस्टी कोई निर्णय ले रहा है तो उसकी जानकारी बाकी लोगों को क्यों नहीं है। इस पूरे के पूरे प्रकरण में जो तरीका अपनाया जा रहा है उससे इस मामले का पर्दाफाश करने के बजाय इस बात की धारणा बनती है कि इस पर लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। गोली चलाने का आरोप लगा करके आपको धार्मिक गुरु शंकराचार्य के अपमान का अधिकार मिल जाता है। गोली चलाने का अपने विरोधियों पर आरोप लगा करके जो ब्राह्मण बटुक है उनकी चोटी खींचने का आपको अधिकार मिल जाता है। गोली चलाने का आरोप लगा करके अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी का अधिकार आपको प्राप्त हो जाता है या चोरों को संरक्षण देने का अधिकार आपको प्राप्त हो जाता है। ये कौन सा तर्क है? नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, 500 साल के इतिहास को रचने वाली भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर में जिस तरह से चढ़ावा चोरी हुआ है, क्या सचमुच उसका पर्दाफाश चाहती है? लगातार बातें हो रही हैं, सतत बातें हो रही हैं, हम लगातार देख रहे हैं। आज तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे और वहां पहुंचने के बाद बड़ी बातें हुई, तमाम दावे उनकी ओर से कि उन्होंने कहा वही सब जो मैंने कहा, 500 साल का इतिहास और भूगोल और ये और वो कहते रहे, धमकाते हुए नजर आए और संकेतों में तो उन्होंने मान लिया कि हाँ, चोरी हुई, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और इधर जो वहां मंदिर के जो सर्वोच्च समन्वयक हैं नृपेंद्र मिश्रा जी, जो एक रिटायर्ड अफसर हैं, बड़े अधिकारी, जो चीफ सेक्रेटरी जैसे पद पर रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वे जो प्रधान सचिव जैसे दायित्व का निर्वहन करने वाले। लेकिन सवाल वही है कि बातें तमाम हो रही, उन्होंने बहुत सारी बातें उन्होंने कहा है कि क्या वो जो बाकी बचे हुए कुल 50 लोगों में 6 के ऊपर कहीं ब्लेम्स हैं, 44 को नहीं पता था। अरे भाई, पता नहीं था, क्या नहीं था, एफआईआर क्यों नहीं करा रहे हैं? वो एसआईटी जो कर रही है जांच, वो उसी तक क्यों सीमित है पूरा का पूरा मामला? और बातें ही बातें हैं। तो वही सवाल बड़ा यही है कि क्या सचमुच इस जो कांड है, जो करोड़ों जो आस्था जिनकी राम में है, हम सभी जो सनातनी हैं, जो हिंदुत्व के पैरोकार हैं, झंडा बरदार हैं, हम ईश्वर को मानने वाले जो लोग हैं, कैसे होगी इसकी जो सच्चाई कैसे सामने आएगी? चलेंगे इसी मसले मुद्दे पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान से जुड़ना चाहूंगा। जुड़ गए हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट सुनील शुक्ल जी। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुनील सर, यही कि आपने देख रहे हैं कि लफबाजी है। अभी वो कह रहे थे, आज आपने शायद योगी आदित्यनाथ को देखा सुना हो और वो कई संकेतों में स्वीकारा कि कोई हो बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन एफआईआर कराना नहीं है और धमकाना है। क्या कहिएगा जो रहा वहां योगी आदित्यनाथ, कहीं वो फंसे तो हुए, चुनाव सामने सिर पे है तो बड़ा धड़कने तो बड़ी हुई है। शुरुआत आप। धन्यवाद संजीव जी। जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कोई बख्शा नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन कोई बख्शा नहीं जाएगा इसकी तरफ क्या जांच बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? आपराधिक मामलों के लिए जांच की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? प्रशासनिक अधिकारियों पर, पुलिस के ऊपर है। पुलिस जांच कब करेगी? जब उसके पास शिकायत दर्ज होगी। शिकायत किस रूप में दर्ज होगी? एफआईआर पंजीकृत होगा या एक शिकायती पत्र मिलेगा। क्या ट्रस्ट की ओर से कोई शिकायत पत्र दिया गया है पुलिस को? ट्रस्ट ने सरकार को लिखा है कि आप एक एसआईटी जांच की, एक एसआईटी गठित कीजिए जांच करने के लिए। पुलिस क्यों नहीं लिख रही हो? सरकार भी जांच कराएगी पुलिस से। अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुआ। जो एसआईटी गठित की गई है 3 सदस्यीय, जिसमें 2 आईएएस अफसर हैं, एक लखनऊ जोन के आईजी साहब हैं, तो आईएएस अफसर क्या करेंगे उस जांच में? क्या भूमिका उनकी होगी? और ये कहा जा रहा है कि कुछ करोड़ रुपए बरामद कर लिए गए। तो ये रुपए किसके पास से बरामद किए गए? जिनके पास से बरामद किए गए उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? फिर वही बात सवाल आ जाएगा कि गिरफ्तारी करने के लिए आपके पास एफआईआर होनी चाहिए। बिना एफआईआर के तो आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। और जिस व्यक्ति को एफआईआर करने के बाद आप गिरफ्तार करेंगे वो भी बयान देगा। वो क्या बयान देगा?
ये सवाल इस बात का है कि अगर आप इस पूरे के पूरे मामले को एक अंजाम तक ले जाना चाहते हैं, तो कम से कम उसकी शुरुआत तो कीजिए, आगाज तो हो। और उसकी पहली आवश्यकता यह है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, वो अभी तक नहीं हो पाई। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा उसी अयोध्या में कि जिनके पास चोरी के सबूत हों वो एसआईटी को उपलब्ध करावे। एसआईटी से क्यों नहीं कहा जा रहा है कि चोरी के जितने भी प्रमाण हो सबको इकट्ठा करे, वैज्ञानिक तरीके से इकट्ठा करे, जिस जो भी जांच के जो भी तरीका अपनाने वो अपनावे और सभी सबूत इकट्ठा करे। किस बात के लिए एसआईटी बनी है? आप कि जो इस मामले में जो भी सबूत है वो हमें सामने सब सामने आ जाने चाहिए। और पहली चीज कि अगर आप इस 2-4 रुपए की चोरी का मामला तो है नहीं, जो आरोप लगा रहा है कि 200 करोड़ रुपए की चोरी का आरोप है। मुझे नहीं पता कितने रुपए की चोरी का, लेकिन जो सार्वजनिक रूप से कहा जा रहा है, नेता लोग या जो शिकायत करता है वो जो आरोप लगा रहे हैं। 3 लोगों ने अयोध्या पुलिस में एक शिकायत पत्र दी है, जिसमें आम आदमी पार्टी के सांसद भी शामिल हैं, एक कोई संतोष दुबे कोई एक सज्जन है, और एक कोई और वहाँ के धार्मिक गुरु हैं, और कोई एक यूथ कांग्रेस से कोई नेता है, और समाजवादी पार्टी के भी एक नेता जो वहाँ के विधायक रहे हैं पवन पांडे जी, उनकी एक का भी शिकायती पत्र है। इन लोगों ने आरोप भी लगाए थे खुल करके। इसके आधार पर पुलिस ने अपने स्तर से कार्रवाई शुरू क्यों नहीं की? क्यों नहीं हो जाना चाहिए था? जो लोग ट्रस्टी हैं, जी 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 करिए, आप कंप्लीट करिए। जो लोग ट्रस्टी हैं उनसे अब तक पूछताछ क्यों नहीं की गई? अगर आप इस जांच को, एक स्वाभाविक सा की प्रक्रिया क्या होती है कि जिस किसी के खिलाफ आप जांच करना शुरू करते हैं उस व्यक्ति को उस पद से तत्काल हटा देते हैं कि जिससे जांच प्रभावित ना हो। यह तरीका अपनाया जाता है, न्यायालय भी यही कहता है, और प्रशासनिक जो तौर तरीका है उसमें भी बात कही जाती है। यह बात यहाँ क्यों नहीं लागू की जा रही है? सुनिए, चंपक राय को दूर कर दिया, नहीं बुलाया बैठक में, तो ये तो बात बनती नहीं। ये बेईमानी है। ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए ना, जी 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 जी, तत्काल प्रभाव से ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए। जी, इसमें 2-3 चीजें हुई। देखिए, एक तो धमकाया उन्होंने, ये चंपक राय को दूर करके आपको भ्रम फैलाया। फिर तीसरी चीज वो जो आ जाते हैं कि साहब गोली किसने चलाई थी और टोटी चोर क्या क्या, फिर बड़ी नीचे आ जाते हैं जो मुख्यमंत्री, और बनते वो सनातनी है, बनते वो हिंदुत्व के पैरोकार है, झंडा बरदान है, और वो है चेहरा अपने आप में कि बटोगे कटोगे क्या क्या करते हैं। तो अभी भी वो इसी दिशा में कहीं भटकाने की कोशिश क्या है? क्या आपको लगता है कि मंशा सरकार गोली चलाने का आरोप लगा करके आपको धार्मिक गुरु शंकराचार्य के अपमान का अधिकार मिल जाता है? गोली चलाने का अपने विरोधियों पर आरोप लगा करके जो ब्राह्मण बटुक है उनकी चोटी खींचने का आपको अधिकार मिल जाता है? गोली चलाने का आरोप लगा करके अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी का अधिकार आपको प्राप्त हो जाता है, या चोरों को संरक्षण देने का अधिकार आपको प्राप्त हो जाता है? ये कौन सा तर्क है? आज इतनी पुरानी घटना को लेकर के आप विपक्ष को, समाजवादी पार्टी को आप साधते रहिए। आज जो तत्काल विषय चर्चा में है उसकी जवाबदेही किसके ऊपर है? आखिर क्या इस अयोध्या में जो चंदा चोरी की बात कही जा रही है, इसे क्या उत्तर प्रदेश सरकार बच जाएगी क्या? उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री जी के अपर मुख्य सचिव हैं वो ट्रस्टी हैं, पदेन। वही उत्तर प्रदेश सरकार में अपर मुख्य सचिव गृह भी हैं। किस बात के ट्रस्टी हैं आप? अयोध्या जिले के जिलाधिकारी और मंडलायुक्त पदेन ट्रस्टी हैं जी। अयोध्या जिला तो उत्तर प्रदेश का ही पार्ट है। यस सर, के बाहर है, और उत्तर प्रदेश का अगर वो हिस्सा है तो उसका प्रशासन क्या उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन नहीं है? उस पे जुरिस्डिक्शन प्रदेश सरकार का नहीं है क्या? मुख्यमंत्री जी स्वयं साल भर में कई बार जाते हैं, और खासतौर से दीपावली के मौके पर जरूर जाते हैं। वह प्रतिवर्ष गिनवाते हैं कि सरयू के किनारे घाट पर दीपकोत्सव के जो रिकॉर्ड है वो पिछला रिकॉर्ड हर बार टूट जाता है। तो किस बात के लिए अगर आप जाते हैं? अगर जाने से यह आपकी जानकारी में नहीं होना चाहिए कि जो वहां का काम काज है बहुत पारदर्शी तरीके से हो और किसी तरह इस तरह की गड़बड़ियां ना हो? आपकी जानकारी नहीं मिलनी चाहिए, और जानकारी नहीं मिल रही है तो ये जो पदेन वहां पे ट्रस्टी बनाए गए हैं किस बात के लिए बनाए गए? उद्देश्य क्या उनका ट्रस्ट में उनको रखने का? ट्रस्ट की जो बैठकों का विवरण है वो सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता है? अभी तक ये बात क्यों नहीं बताई जा रही है
कि जो सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए गए हैं वो क्यों डिलीट किए गए, किसने डिलीट किया, किस कालावधि के हैं जिनको डिलीट किया गया है। दो चार प्रश्न नहीं है इस मामले में। अब मैं सिर्फ नृपेंद्र मिश्रा जी का इंटरव्यू में देख रहा था, लगातार चल रहे हैं, अलग अलग जगहों पर वो दे रहे हैं, और वो जैसे मैंने कहा मंदिर के सभी को दर्शकों को पुनः बताता हूं कि वो मंदिर के सर्वोच्च जो समन्वयक हैं और पूरा मंदिर उनके निर्माण जो हुआ देखरेख में हुआ सारा, और अलग अलग तरह की बातें हैं, और वो बड़े ईमानदार माने जाते हैं, गिने जाते हैं वो अपनी जगह। उन्होंने कहा है कि जो 50 टोटल कर्मचारी वहां काम कर 44 को कैसे आप क्लीन चिट दे सकते हैं, उनको नहीं मालूम होगा, हम नहीं मानते एक चीज, और सारा हर चीज पे सवाल उठा रहे हैं वो कंप्लीटली। वो उन्होंने एसआईटी और कहीं जो वहां प्रशासनिक जो व्यवस्था रही है उसको कहीं बहुत सारे हैं कि इतनी जल्दी 15 दिन में एसआईटी कैसे कर लेगी, इतने प्रश्न ही प्रश्न है। तो मेरे ऐसे में जब वो सारी चीजें मान रहे हैं, सारी चीजें कह रहे हैं, तो पहला वो जो पक्ष पुनः लौटूंगा एफआईआर का ना होना, और फिर कहीं आपकी मंशा, आपकी नीयत क्या है, नीयत क्या देखते हैं सबकी, चाहे वो नृपेंद्र जी हो, केंद्र की सरकार तो मौन है, मोदी जी मौन है, वो भी जाते हैं बार बार, अमित शाह मौन है, कोई ऊपर से दिल्ली से नितिन नवीन मौन है, सारे के सारे जो जिसको इसको पूरा कैश कराते चले आए। और वो आपने देखा होगा कि कैसे वो जो इसको इस आंदोलन के जो मुखिया होते थे, वो जो उमा भारती और तमाम उनके साथ के, जो मैं उनका नाम जो विनय कटियार, विनय कटियार, उनका बयान सुर बदल गया, उनका सुर बदल गया, उनका बदला हुआ सुर है। सवाल जो बात नृपेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं वो तो उनपे भी लागू होती है। फिर नृपेंद्र मिश्रा जी भी तो ट्रस्ट के सदस्य हैं, ट्रस्टी हैं। वो उनकी जानकारी में क्यों नहीं? अगर 50 लोगों में से बाकी 10 को क्यों नहीं पता था? अगर ये तर्क है तो ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में नृपेंद्र मिश्रा जी को पता क्यों नहीं था? और मंदिर निर्माण के समय भी तो आरोप लगे थे। मंदिर निर्माण के समय आरोप लगाया गया था कि जो ट्रस्ट है वह महंगे कीमत पर जमीन खरीद रहा है और जो चंदे की धनराशि उसका दुरुपयोग कर रहा है। आज तक इसमें कोई सफाई नहीं दी गई कि जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है, तथ्य है। तो उस समय जो जमीन खरीद फरोख्त का मसला था वो तो मुख्य निर्माणकर्ता के कारण से नृपेंद्र मिश्रा जी वहां मौजूद थे। उस समय किस एसओपी का पालन किया गया? सवाल यह है कि अपने आप को बाहर निकाल करके आप अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं पाएंगे ना। ट्रस्ट में अगर आप हैं तो ट्रस्ट के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी बनती है कि दो चार के ऊपर जिम्मेदारी बनती है। और अगर कोई ट्रस्टी कोई निर्णय ले रहा है तो उसकी जानकारी बाकी लोगों को क्यों नहीं है? अगर उस ट्रस्टी ने अपने तहत कोई निर्णय ले लिया और उसको क्रियान्वित कर रहा था तो बाकी लोगों ने जानने की कोशिश क्यों नहीं की? और अगर जानने की कोशिश नहीं की तो उस निर्णय में उनकी सहमति को क्यों न स्वीकार किया जाए कि आपकी भी सहमति उसमें थी? उससे कैसे बच जाएंगे आप? इस पूरे के पूरे प्रकरण में जो तरीका अपनाया जा रहा है उससे इस मामले का पर्दाफाश करने के बजाय इस बात की धारणा बनती है कि इस पर लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। अगर इस मामले में जिम्मेदार लोगों को चिन्हित किए जाने, उनको के खिलाफ कार्रवाई करने किए जाने का गंभीर प्रयास अगर किया जाता तो सबसे पहले मुकदमा दर्ज होता, एफआईआर दर्ज होती। इसकी जांच की जिम्मेदारी अति अनुभवी लोगों को दिया जाता, ऐसी एजेंसियों को दिया जाता है जिनकी जांच प्रणाली को लेकर के कोई उंगली नहीं उठती। सबसे बेहतर ये होता कि इसकी जांच ऐसे पुलिस राज्य को सौंप दी जाती जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं है। वहां के पुलिस अधिकारियों को, सक्षम पुलिस अधिकारियों को इसकी जांच की जिम्मेदारी दी जाती और न्यायालय के अधीन इसकी जांच होती। ये छोटा मोटा विषय नहीं है। यह विषय इस बात का है कि जो आस्थावान लोग हैं जिन्होंने अपने इष्ट के लिए अपने अर्जित धन को दान दिया, उसका दुरुपयोग किया गया, जिसकी बात बीजेपी करती रही है। किसी धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था में इसका कोई मायने नहीं है, लेकिन सरकार ये बात करती रही है कि लोगों की आस्था के सवाल को हमेशा इस मुद्दे को उठाती है जो सत्तारूढ़ दल है। उस लिहाज से भी अगर आप बात करें तो ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। तो लोगों की आस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि आप इस विषय को बिल्कुल गंभीरता के साथ लेते और पूरे पारदर्शी तरीके से इसकी जांच होती। अभी भी जो जांचें हुई हैं उस जांच को सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं कहा जा रहा है? बिल्कुल। मैं जो नृपेंद्र मिश्रा की बात कर रहा था, मिश्रा जी ये कह रहे थे कि एक तो
प्रशासनिक व्यवस्था पूरी बदली जाए, नई हो जाए, ऐसा उनका सुझाव टाइप का है। वो जो फैसले लेने के लिए बाध्य कर सकते हैं, जो हैसियत उनकी है। वो कह रहे हैं ट्रस्ट की संरचना में पूरा बदलाव हो जाए। फिर वो कह रहे हैं कि टोटल जो वहां वर्क है उनका एक तत्काल ऑडिट शुरू। अब ये बातें आज की जा रही हैं। ये भी वो फिर वही मैं नियत आपकी, या जो आपको लीपा पोती का जो शब्द है, पीछे कहीं यही कुछ है, ऐसे ही मान लिया जाए, कुछ किसी की मंशा इच्छा नहीं है इस तरह की बातें किए जाना। भाई नृपेंद्र मिश्रा जी, मैं तुमने कहा नृपेंद्र मिश्रा जी खुद ट्रस्टी हैं और कोई सामान्य किस्म के ट्रस्टी नहीं है, वो विशिष्ट व्यक्ति हैं। उत्तर प्रदेश में उनकी एक साख है, महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के प्रमुख सचिव रह चुके हैं वो 2-2 बार। उनकी नियुक्ति के लिए प्रमुख सचिव के नियुक्ति संबंधी कानून बदला गया था। तो सामान्य कोई ऐसा नहीं है ना कि उनके उनके कहने का असर नहीं पड़ेगा। यह बात तो ट्रस्ट में क्यों नहीं कहते हैं? वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्यों नहीं कर रहे हैं कि अब ये होना चाहिए? और अगर आप कहते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था बदली जाए, 80 लोगों में से 1 दर्जन तो आईएएस अफसर उसमें बैठे हुए हैं। आपके जो अभी तक जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, वो भी ट्रस्टी थे, भी कल उनका नाम हटा है, ज्ञानेश कुमार जी। उन्होंने बैंक की भी उठाई है, जो एसबीआई की जो वहां बैंकिंग व्यवस्था थी उसमें भी सारी, तो बैंकिंग है तो फिर वही आपने कहा ना सीबीआई या कुछ है, कुछ जो भी आप कर सकते हो, कम से कम एफआईआर करके कुछ तो करिए। भाई आप वो क्यों नहीं बात कर रहे, कहते वो कि इसकी जांच तत्काल अनुभवी पुलिस अधिकारियों को दे दिया जाए और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इसको गैर भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री के पुलिस को दे दीजिए, जय एनडीए का शासन नहीं है, दे दीजिए, जांच करें वहां के लोग। उन्होंने ये भी कहा है, उनसे जब पूछ रहे थे, हम देख रहे थे इनके इंटरव्यूज या बातें जो हो रही है, हमने तो नहीं किया है, जो हम गोदी मीडिया जो मैनेज करने की कोशिश कर, उसमें उन्होंने कहा कि जो तिरुपति की व्यवस्था है, तिरुमाला जो है सिस्टम बड़ा फुल प्रूफ है, ऐसा वो निकाला। तो पहले नहीं आपको लग रहा था? आप खुद ही सब कह रहे हो कि कितने कितने लैप्सेस, उन्होंने कम से कम दर्जन भर लैप्सेस गिनाए। तो ये लैप्सेस तो आप एज ए ट्रस्टी देख रहे होंगे, एज ए ट्रस्टी आप व्यवस्था में रोज दैनंदिन आप रहे हैं। सवाल इस बात का है कि किस मंदिर का में इस तरह की बात नहीं आ गई? वहां पे तो भी आंध्र प्रदेश का के उस मंदिर में आरोप लगा कि वहां जो लड्डू बनाने के लिए घी का उपयोग किया जा रहा है उसमें कितनी मिलावट है। आरोप आया था कि नहीं आया था? और मुख्यमंत्री की तरफ से आरोप आया था, ये जांच हुई, वो जो जांच का सप्लाई करने वाला जो कंपनी थी उसको हटा दिया गया, जो पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री ने उसको लाया था, उसको तैनात किया था। आरोप लगना ठीक, आरोप लगते रहते हैं, लेकिन उन आरोपों की जांच तो हो और जांच पारदर्शी तरीके से हो। अयोध्या के इस आरोप की जो जांच की जा रही है, क्या वह पारदर्शी तरीके से है? एसआईटी गठित कर दी। एसआईटी में तीन सदस्यीय एसआईटी है, जिसको 15 दिन के भीतर रिपोर्ट देनी है प्रदेश सरकार को। उस 3 सदस्यों में से 2 आईएएस अफसर हैं। जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, उनको जांच का कौन सा अनुभव होता है? आपराधिक मामलों की कैसे जांच कर लेंगे? 3 में 2 आईएएस अफसर हैं, 1 पुलिस अधिकारी हैं, कैसे जांच कर लेंगे? और अगर आप जो बरामदगियां हैं वो किसके यहां से हो रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अब मूल सवाल तो यही है ना कि पहले तो प्राथमिकी आप दर्ज कर लीजिए। प्राथमिकी दर्ज तो हुई नहीं, अभी तक नहीं हुई। लोगों ने थाने में अपनी अपनी शिकायतें दर्ज कर रखी हैं, तभी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, राजनीतिक दलों के नेता इस पे आरोप लगा रहे हैं, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इसको अगर आप, जो आज मुख्यमंत्री जी का भाषण था कि वो जो जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलाई उनको बोलने का अधिकार नहीं है, इससे काम नहीं चलता ना, इससे काम नहीं चलता। आज तो इस विषय को लेकर के आज जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में संघ में आस्था रखने वाले लोगों की संख्या है, राज्य सरकार के अधिकारियों की संख्या है, जो भारत सरकार के द्वारा मनोनीत लोग हैं उनकी संख्या है। तो क्यों नहीं इसके इस तरह से जांच की जाती है जिससे कहा जाए कि पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से पूरे प्रकरण की जांच हो रही है और एक ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि भविष्य में इस तरह की स्थितियां पैदा न हो। ये बात आनी चाहिए। और इसके पहल नृपेंद्र मिश्रा जी क्यों नहीं कर सकते हैं? नृपेंद्र मिश्रा जी कहें कि पहले तुरंत एफआईआर दर्ज करो। ये कॉस्मेटिक बातें करना कि परिवर्तन प्रशासनिक तंत्र व्यवस्था होनी चाहिए। अरे प्रशासनिक अधिकारी आएगा ना, तो उसमें प्रशासनिक अधिकारी पहले से ही है। पहले तो चोर पकड़ लीजिए, क्योंकि देखिए आपने सीधे सीधे सब चीजें कह दी कि ये एंगल है कि आप दूसरे राज्य की पुलिस को सौंप दीजिए, आप इम्पार्शियल यदि चाहते हैं सचमुच में जो भक्तों का या जो श्रद्धा रखने वालों का विश्वास, क्योंकि विश्वास तो आपका ये आपने
डिग गया है, लोगों का डगमगा गया है, उसको लग गया है कि ये क्या हो रहा है। तो कुल मिलाकर जो इसका आखिरी मेरा होगा एक निचोड़, छोटा सा उत्तर मैं चाहूंगा, कम समय मेरा हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आंखों में धूल झोंकने का पूरा खेल फिर भारतीय जनता पार्टी या पूरा का पूरा तंत्र कंप्लीटली वही उसी दिशा में सब कुछ हो रहा है कि कुछ दिनों भूल जाएगा, ऐसा कुछ उनका मंशा लगती है आपको, यही है शायद। अभी तक जिस तरीके से इस जांच को चलाया जा रहा है उससे कहीं परिलक्षित नहीं होता कि सरकार इस पूरे के पूरे प्रकरण में रेसा का रेसा साफ तरीके से लोगों के बीच में रखना चाहती है। आपराधिक मामलों में आवश्यक शर्तें हैं कि आप पहले किसी इस प्रकरण में पुलिस में एफआईआर दर्ज कराइए और पुलिस को इंडिपेंडेंटली काम करने दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। प्रदेश सरकार भी इस आरोप से घिरी हुई है। अगर प्रदेश सरकार पूरी तरह से इस मामले को पारदर्शी तरीके से जांच कराना चाहती है तो एक सबके विश्वास को ध्यान में रख करके इस पूरे की पूरी जांच को अनुरोध कर ले केंद्र से भी कि इस पूरे प्रकरण की जांच को किसी गैर भाजपा शासित राज्य की पुलिस को सौंप दिया जाए जो इसकी जांच करे। अभी जो एसआईटी बनाई गई है, जो एसआईटी के प्रमुख बनाए गए हैं, उनके खिलाफ पहले से एक जांच चल रही है। अयोध्या प्रकरण, प्रयागराज का जो कुंभ मेला था, उस मेले में जो भगदड़ मची थी उसकी जांच चल रही है। उस समय जब मेला चल रहा था उस समय विजय विश्वास पंत जी यहाँ इलाहाबाद डिवीजन के कमिश्नर थे और मेला प्राधिकरण के प्रमुख थे। वो खुद जांच के घेरे में है, न्यायिक जांच उस मामले में चल रही है, अभी तक वो जांच पूरी नहीं हुई। तो ऐसे व्यक्ति जिसके खिलाफ एक ऑलरेडी जांच चल रही है उसको आप जांच का मुखिया आपने क्यों बना दिया? क्यों बनाया जाना चाहिए? अगर आप पूरे के पूरे मामले को पारदर्शी तरीके से इसकी जांच करना चाहते हैं और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं इसको ऐसे व्यक्ति को क्यों बनाया गया? दूसरी चीज, अगर आप प्रदेश सरकार के अधिकारियों से जांच कराना चाहते हैं तो जो अनुभवी पुलिस अधिकारी हैं उनसे ही आप प्रिलिमिनरी जांच करवा लेते। नहीं, वो भी आपने नहीं किया। नहीं, सुनील मेरा वक्त मेरा, मैं कथनी और करनी का बीजेपी का यही अंतर है। वो देखिए, एक जो है दूध बिल्ली चुरा रही है और उसकी कह रहे हैं कि बिल्ली तुम जाके दूसरी बिल्ली रक्षा करे उस दूध की, ये वैसा वाला हाल है, ऐसी स्थिति है। शुक्रिया अदा करूंगा सर मैं पूरे, जो आप खासकर मैं चाहता था कि जो योगी आदित्यनाथ का बयान है उस पर आपने उसको डिकोड किया, धन्यवाद, आभार सर, शुक्रिया। दोस्तों, आप सुन रहे थे सुनील शुक्ल जी को, और बड़े सुधी और बहुत ही एक ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो बहुत दो टू खरा खरा बोलते हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वास्तव में यदि चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो, भले ही योगी आदित्यनाथ लफबाजी करें, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन बख्शा तभी नहीं जाएगा जब तक कि इसकी पारदर्शी जांच नहीं होगी। और अभी कुछ दिख नहीं रहा है, ना सरकार की मंशा दिखती है और बाकी जो तंत्र है उससे जुड़े हुए सबकी मंशा आप देख लीजिए, सिर्फ लीपापोती हो रही है। पूरे मसले पर आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर कीजिएगा। और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार अवस्था में रहकर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।